ऑलराइट जी, दिस इज वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम और हमने ये देखा था कि जो है वो यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस जो है, यानी कि हमने एक ही वक्त में दो अलग अलग टेबल्स में से डेटा लेके आना है और उसको हमने कंबाइन करके एक रिस्पॉन्स में देखना है। ठीक है, हम अलग देख सकते हैं कि जी कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनका कोई मेल डिपेंडेंट है, लेकिन हमने कंबाइंड एक रिपोर्ट निकालनी है। ठीक है, तो हम दोनों को जो है वो यूनियन करके या इंटरसेक्शन करके या ये देख के कि जी कौन से डिपार्टमेंट मैनेजर जैसे हैं जिनका कोई मेल डिपेंडेंट नहीं है, तो माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यूनियन कंपैटिबिलिटी की बात की थी और फाइनली हमने ये देखा था कि ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस वाले कीवर्ड्स हैं, ये इनमें से इंटरसेक्ट का और माइनस का कीवर्ड MySQL के अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या वर्क अराउंड करना पड़ता है MySQL के अंदर, उसके लिए हमने इन और नॉट इन को यूज किया था। जी, यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब अगर आप सबको मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल दूं, मैं कहूं कि जी कौन से फीमेल एम्प्लॉइज हैं जिनके डिपेंडेंट्स हैं? फाइंड आउट द आईडीज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज हु हैव अ डिपेंडेंट। मैं लिख भी देता हूं, जरा इसके ऊपर सोचिए किस तरह करेंगे। शो द आईडीज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज हु हैव अ डिपेंडेंट। क्या ये डेटा हमारे पास एक टेबल से आ रहा है या एक से ज्यादा टेबल से आएगा? दो टेबल से आएगा। कौन कौन से टेबल से आ रहा है? एम्प्लॉइज और डिपेंडेंट्स के टेबल में से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास यहां पे दो हिस्से हैं इस क्यूरी के। पहला हिस्सा है कि ऐसे एम्प्लॉइज की आईडीज निकाली जाएं। एज यूजुअल हमें मालूम है कि जी क्योंकि यूनियन कंपैटिबिलिटी, तो हमें दोनों क्यूरीज जो बनानी है उसके अंदर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स हमें सेम रखनी है। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है, जितने भी कॉलम है, अगर 3 कॉलम है तो कॉलम 1 ऑफ टेबल 2, सॉरी टेबल 1 एंड कॉलम 1 ऑफ टेबल 2, उनकी डेटा टाइप, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। सिमिलरली कॉलम 2 ऑफ टेबल 1 एंड कॉलम 2 ऑफ टेबल 2, एंड सिमिलरली कॉलम 3 ऑफ टेबल 1 एंड कॉलम 3 ऑफ टेबल 2। अगर हम जो क्यूरी जनरेट कर रहे हैं उस क्यूरी को हमें इस तरह अरेंज करना पड़ेगा, अपने कॉलम्स को इस तरह अरेंज करना पड़ेगा कि इन कॉलम्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं उनकी डेटा टाइप सेम हो, उनकी डोमेन सेम हो, ताकि उनके दरमियान में हम कोई कंपैरिजन कर सके। ठीक है, सो अगर हमने कहा कि शो द आईडीज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज हु हैव अ डिपेंडेंट, तो यहां पे क्या करेंगे? हम दो क्यूरीज लिखेंगे और दूसरी क्यूरी क्या होगी हमारी? हमने फिलहाल उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट के ऊपर कोई चेक नहीं लगाया, डिपेंडेंट पे कोई चेक नहीं लगाया, इसलिए उसका वेयर का क्लॉज नहीं आएगा। और ये दोनों क्यूरीज किस तरह ज्वाइंट होंगी? यूजिंग इंटरसेक्शन। जी, सो यूजिंग इंटरसेक्ट। इसी क्यूरी को अगर मैं कहूं कि जी मैंने MySQL में लिखना है, सो दिस वुड बिकम और इसके जवाब में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक कॉलम आएगा, उस कॉलम की हेडिंग क्या होगी? SSN। क्योंकि पहले कॉलम के अंदर उस कॉलम जो पहली क्यूरी थी उस क्यूरी के अंदर हमने उस कॉलम का नाम अनाउंस किया था, उस कॉलम का नाम हमने कहा था कि जी SSN रखना। ठीक है, और इसके अंदर डेटा क्या होगा? 9876543221। ये वो वाहिद रिकॉर्ड है जो किसी फीमेल एम्प्लॉय की आईडी है और इसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमारे पास डिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारे पास ये फीमेल एम्प्लॉय की आईडी है और इसी आईडी के अगेंस्ट डिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करता है।
सो दिस, क्योंकि हमने दोनों के अंदर कॉमन किया ना, एंड एसएसएन इन, यानी कि दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। तो फीमेल एम्प्लॉय भी है और डिपेंडेंट भी है, और ये दोनों जो है कंबाइंडली सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो इस उसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा जी, यहां पे हमने क्या मांगा था, हमारा क्वेश्चन क्या था जी? हमारा क्वेश्चन था शो द आईडी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय हु हैव अ डिपेंडेंट, शो द आईडी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय हु हैव अ डिपेंडेंट। अगर मैं अपने सवाल को चेंज कर दूं और मैं कहूं कि लेट्स से शो द नेम, सॉरी, मैं कहता हूं शो द नेम एंड आईडी ऑफ द फीमेल हु हैव अ डिपेंडेंट, ठीक है। ऑल्सो शो, मैं यहां पे ऑल्सो शो द डिटेल्स ऑफ द, अब मुझे ना सिर्फ उस फीमेल एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, बल्कि मुझे वो फीमेल एम्प्लॉय कौन है उसका नाम भी पता करना है, लेट्स से उसकी सैलरी भी पता करनी है, और जो उसका डिपेंडेंट है उस डिपेंडेंट के बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो भी मुझे चाहिए। मेरा पिछले केस में मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ उसकी आईडी तक महदूद थी, अब मैं उसके आईडी के साथ साथ उसकी बाकी डिटेल्स भी जानना चाह रहा हूं जी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अच्छा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, तो फिर तो ये फीमेल एम्प्लॉय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें डिपेंडेंट की भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उसके आगे भी स्टैटिक, आप कह रहे हैं कि इनके अंदर जो दूसरा ऑरेंज कलर में मैंने क्यूरी लिखी है वहां पे भी ईएसएसएन की जगह स्टैटिक कर दूं, मैच किस चीज के ऊपर हो रहा है, मैच किस चीज पे हो रहा है, किस कॉलम की इक्वालिटी मैच कर रहे हैं, एसएसएन और ईएसएसएन की इक्वालिटी मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पे मैं 10 या 12 कॉलम देना शुरू कर दूं तो क्या वो एक कॉलम से मैच हो जाएंगे, ठीक है। सो खाली स्टेरिक देने से, अंदर वाली क्यूरी में स्टेरिक देने से काम नहीं होगा जी। किसी का कोई और इसके बारे में ओपिनियन? अब यहां पे मुझे पहले मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए था दोनों टेबल्स में से, अब मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, अब मुझे मल्टीपल कॉलम्स से डेटा हासिल करना है फ्रॉम द टेबल। कुछ डेटा मुझे बाहर वाली क्यूरी से हासिल करना है जो मेरी ब्लू कलर की क्यूरी है, और कुछ डेटा मुझे ऑरेंज कलर की क्यूरी से हासिल करना है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ब्लू क्यूरी से चाहिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर देन द आईडी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ब्लू क्यूरी से चाहिए, एंड अदर देन आईडी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अपनी ऑरेंज क्यूरी से चाहिए। सो इस केस के अंदर मुझे एक्चुअली दोनों टेबल्स को कंबाइन करके देखना पड़ेगा, आई वुड नीड टू कंबाइन बोथ टेबल्स, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा है जो कि मेरी जरूरत के मुताबिक पूरा उतरता है, ठीक है। सो हाउ वुड आई कंबाइन दीज डेटा आइटम्स, जो मेरे पास दो टेबल्स हैं इनको मैं कंबाइन किस तरह करूंगा, मैं यहां पे एक क्यूरी लिखता हूं, सिलेक्ट लेट्स से SSN F name and L name, बाकी कुछ खाली छोड़ देते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। मुझे कुछ डेटा एम्प्लॉय में से चाहिए और कुछ डेटा मुझे कहां से चाहिए, डिपेंडेंट में से चाहिए। लेट्स से मुझे डिपेंडेंट के अंदर डेप नेम का कॉलम है, डिपेंडेंट नेम का कॉलम है, उसकी ESSN है, उसके बाद उसका जेंडर है, उसके बाद DOB है और रिलेशन है, फ्रॉम डिपेंडेंट,
किसका चाहिए जी? वेयर एम्प्लॉई का जेंडर फीमेल होना चाहिए, सेक्स इक्वल टू फीमेल। और क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? नेम के ऊपर कोई चेक लगा हुआ है हमारा? ये किस तरह पता चलेगा ये कौन से एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है जी? ये हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है? सेम ईएसएसएन या दो सेम एसएसएन दोनों कॉलम्स के अंदर, दोनों साइड्स के अंदर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहां पे कहते हैं एंड ब्लू साइड का एसएसएन शुड बी इक्वल टू द पर्पल साइड ईएसएसएन। ठीक है, ब्लू साइड का एसएसएन शुड बी इक्वल टू द पर्पल साइड ईएसएसएन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये टेबल ए को पकड़ेगा, उसके हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल बी का हर रिकॉर्ड जोड़ देगा, फिर टेबल ए का दूसरा रिकॉर्ड पकड़ेगा और उसके अगेंस्ट टेबल बी के तमाम रिकॉर्ड जोड़ देगा, फिर टेबल 1 का रिकॉर्ड 3 पकड़ेगा, उसके अगेंस्ट टेबल बी के तमाम रिकॉर्ड जोड़ देगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि भाई अब हमें कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट फाइल। लेट्स से हमारे पास एक टेबल आ गया, ये हमारे पास वो फीमेल एम्प्लॉइज आ गए। ठीक है, कितने फीमेल एम्प्लॉइज हैं डेटा में? देखिए यही 3 एम्प्लॉइज हैं, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम और एसएसएन, इन्हीं का तीनों का है। ठीक है, और इसके साथ दूसरा जो हमारे पास टेबल आ गया, जब इस टेबल को हमने कंबाइन किया अपने डिपेंडेंट्स के टेबल के साथ, तो द डेटा वी गॉट वाज दिस डेटा। जिसने क्या किया, हमारे पास 3 फीमेल एम्प्लॉइज थे, उन तीनों फीमेल एम्प्लॉइज के डेटा को उसने पकड़ा और उसके अगेंस्ट डिपेंडेंट्स का सारा डेटा लिख दिया। यहां पे देखिए हमारे पास 7 या 8 कितने थे हमारे पास डिपेंडेंट्स? हमारे पास 7 डिपेंडेंट्स हैं। सो अलिशा ज़ेला विद एलिस, अलिशा ज़ेला विद थियोडोर, अलिशा ज़ेला विद जॉय, अलिशा ज़ेला विद एबनर, अलिशा ज़ेला विद माइकल, अलिशा ज़ेला विद एलिस, अलिशा ज़ेला विद एलिजाबेथ। Similarly, Jennifer Wallace and Alice, Jennifer Wallace and Theodore, Jennifer Wallace Joy, Jennifer Wallace Abner, Jennifer Wallace Michael, Jennifer Wallace Alice, Jennifer Wallace Elizabeth. फिर Joyce English Alice, Joyce English Theodore, Joyce English Joy, Joyce English Abner, Joyce English Michael, Joyce English Alice and Joyce English Elizabeth. हमारे पास 3 फीमेल एम्प्लॉइज थे और 7 हमारे पास डिपेंडेंट्स थे। तो हमारे पास डेटा कितना बना? 3 into 7, हमारे पास 21 रोज बन गए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इन 21 रोज में से हमारे काम का डेटा कौन सा था? क्या एबनर वाला था? क्या अलिशा एबनर था? जेनिफर एबनर था? ये वाला रिकॉर्ड आप कह रहे हैं? ये आप इस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये किस तरह पता चला कि ये वाला रिकॉर्ड था? क्योंकि यहां पे ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एसएसएन और ईएसएसएन की वैल्यू सेम है। एसएसएन और ईएसएसएन की वैल्यू सेम है। और यही कंडीशन हमने ये एंड के बाद अपनी क्यूरी में भी लिखी। यही कंडीशन हमने एंड के बाद अपनी क्यूरी में भी लिखी। अब देखिए मैं इसके अंदर 2 कंडीशंस डाल रहा हूं, 2 तरह की कंडीशंस है। एक कंडीशन है जो मेरे डेटा की कंडीशन है, सेक्स इक्वल टू फीमेल। एक कंडीशन है जो कि सेक्स इक्वल टू फीमेल किस पे लग रही है? मेरे डेटा के ऊपर, कि मेरा डेटा इस तरह का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, ये जो 2 टेबल्स हैं, एक टेबल की ये वाली रोज कॉलम्स और एक टेबल की ये वाले कॉलम्स, इन दोनों टेबल्स के दरमियान में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के ऊपर लग रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे ये जो है और ये 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। इन 2 कंडीशंस में ये वाली कंडीशन जो है, ये मेरी डेटा की कंडीशन है, डेटा कंडीशन, और ये मेरी किसी कंडीशन है, मेरी कनेक्शन की कंडीशन है।
अच्छा, यहां पे एक और जो मेरे पास मसला या परेशानी होगी, वो परेशानी ये होगी कि सेक्स का कॉलम दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। तो मैं कौन से वाले सेक्स के कॉलम की बात कर रहा हूं? यहां पे तो मैंने कलर के साथ आपको समझा दिया कि मैं पर्पल कलर के सेक्स की बात कर रहा हूं या मैं ग्रीन कलर के सेक्स की कॉलम की टेबल, ग्रीन वाले टेबल में से सेक्स के कॉलम की बात कर रहा हूं। लेकिन वहां पे आप किस तरह समझाएंगे? जब आप क्यूरी लिख रहे हैं उस वक्त आप किस तरह समझाएंगे? तो क्यूरी लिख के समझाते, क्यूरी के वक्त समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मेरा जो एम्प्लॉय का टेबल है उसको मैं ई का नाम दूंगा और डिपेंडेंट को मैं डी का नाम दूंगा, और मुझे जो डेटा, जब भी मैं एम्प्लॉय के टेबल की बात करूंगा, आप लफ्ज पूरा एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी मैं एम्प्लॉय की बात करूंगा तो मैं उसको बताऊंगा कि जी ई के टेबल में से मुझे एम्प्लॉय, ई के टेबल में से मुझे सेक्स कॉलम चाहिए। सो बेसिकली दिस वुड बिकम ई डॉट सेक्स। मैं उसको क्वालिफाई कर दूंगा ई डॉट सेक्स इज इक्वल टू फीमेल, एंड सिमिलरली ई डॉट एसएसएन इज इक्वल टू पर्पल साइड से डी डॉट ईएसएसएन, एंड सिमिलरली यहां पे भी मैं डी डॉट डेप नेम, डी डॉट ईएसएसएन, डी डॉट सेक्स, डी डॉट डीओबी एंड डी डॉट रिलेशन लिख दूंगा। और यहां पे मैं ग्रीन साइड पे भी ई डॉट एसएसएन, ई डॉट एफ नेम और ई डॉट एल नेम लिख दूंगा। ठीक है, मैंने अपने कॉलम्स को क्वालिफाई कर दिया कि मुझे ई, टेबल ई, जिसको मैं एम्प्लॉय को मैंने नाम दिया टेबल ई, एम्प्लॉय को मैंने नाम दिया टेबल ई। तो जिस तरह हमने रीनेम किया था पहले कॉलम्स को, इसी तरीके से मैं टेबल को रीनेम कर रहा हूं अपनी क्यूरी के अंदर, कि जब भी मैं ई की बात करूंगा तो मैं एम्प्लॉय की बात करूं, क्योंकि मेरा हाथ थक जाता है बार बार एम्प्लॉय लिखते हुए। मैं एम्प्लॉय डॉट सेक्स, एम्प्लॉय डॉट एफ नेम, एम्प्लॉय डॉट एल नेम, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट एसएसएन भी लिख सकता था। ठीक है, उस केस में मुझे रीनेम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा है कि लिखते लिखते जो है वो शाम हो जाएगी, तो मैंने उसका एक छोटा नाम अपनी सहूलत के लिए कर दिया। बट ये सहूलत जो है ये सिर्फ इस क्यूरी की हद तक है। जैसे ही ये क्यूरी यहां पे खत्म होगी तो ये जो मैंने रीनेमिंग की है ये रीनेमिंग खत्म हो जाएगी। ये रीनेमिंग सब कब तक है? जब तक ये क्यूरी चल रही है। ओरिजिनल डेटा को, ओरिजिनल टेबल को उसने मॉडिफाई नहीं किया, उसका नाम नहीं चेंज किया। मैंने कहीं पे ऑल्टर टेबल की कमांड यहां पे लिखी है, ठीक है, मैंने कहीं पे ऑल्टर टेबल की कमांड नहीं लिखी। ओरिजिनल डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह रहेगा जिस तरह आपके कागज के ऊपर प्रिंटेड है। ठीक है, हाँ ठीक है, जब तक कि मैं उसके अंदर कोई इंसर्ट की क्यूरी, कोई डिलीट की क्यूरी, कोई अपडेट की क्यूरी नहीं करता, ठीक है, तब तक सिलेक्ट करने से, सिंपल सिलेक्ट करने से मेरे डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल?